हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो। कैसे हो आप सभी दोस्तों? 10th और 12th की जो डेट शीट है वो ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है। आपने देख ही लिया होगा कि अभी कुछ टाइम पहले सीबीएसई ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने वो डेट शीट अनाउंस की थी। तो दोस्तों अब ये वो टाइम आ चुका है जब आपको लगकर स्टडीज करना शुरू कर देना चाहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस देना चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक आइडियल टाइम टेबल, वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूडेड होनी चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम टेबल मैं आपको देने वाली हूँ और वो आपको फॉलो करना होगा। नहीं, कोई भी एक टाइम टेबल जो मेरे लिए परफेक्ट टाइम टेबल हो सकता है वो आपके लिए भी उतना ही परफेक्ट होगा। इट्स नॉट श्योर। किसी के भी द्वारा बनाया हुआ टाइम टेबल सिर्फ उसके लिए परफेक्ट टाइम टेबल हो सकता है, किसी दूसरे के लिए उतना परफेक्ट वो होगा ये नहीं कह सकते। बट हाँ, आज हम इस चीज के बारे में जरूर बात करेंगे कि आपको एक टाइम टेबल के अंदर क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्या वो रीजंस होते हैं कि हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं हर एक अपने लिए, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसने अपने लिए कभी टाइम टेबल ना बनाया हो स्टडीज का। तो ऐसा तो जरूर होता है कि हम सभी अपने लिए स्टडीज का टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या रीजंस होते हैं, कौन सी वो गलतियां होती है हमारी जिनके कारण से हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, या हमारे उस टाइम टेबल में कुछ मिस्टेक्स होती है जिसके कारण वो एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होता हमारे लिए। बस हम अगर बात करें हम किसी टॉपर को देख करके कि मैं 14 आवर्स तक स्टडी करता हूँ, 18 आवर्स तक स्टडी करता हूँ, ये सोचकर हम भी अपना टाइम टेबल वैसा ही एकदम स्ट्रिक्ट बना लेते हैं, जबकि हमारी एफिशिएंसी उतनी नहीं होती। तो अपनी एफिशिएंसी को चेक करें कि मैं कितनी देर पढ़ सकता हूँ या मैं कितनी देर पढ़ना चाहता हूँ। उस चीज को लेकर के, एक टारगेट को लेकर के हम टाइम टेबल बनाएं, पर उसको बनाने का एक डिफरेंट तरीका आपको यूज करना होगा। तो क्या हम उस टाइम टेबल के अंदर ऐड करें, क्या चीजों को ध्यान में रख करके हम अपना टाइम टेबल बनाएं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम टाइम टेबल बनाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम स्टडी करते हैं और ऐसे होते हैं कि 1-2 घंटे भी अगर वो स्टडी करते हैं तो उनको चीजें लर्न हो जाती है। और सेकेंडली हम देखते हैं कि ऐसे भी स्टूडेंट्स देखने में आते हैं जो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे एक ही चीज को लेकर के रट रहे होते हैं पर उन्हें कुछ भी लर्न नहीं होता, या हम कहें कि याद नहीं रहता बाद में। तो क्या करें, यही सेम चीज जो होती है वो टाइम टेबल के साथ होती है। हमें एक स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। जरूरी नहीं कि हम 14-18 आवर्स का ही टाइम टेबल बनाए, हम वही 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी के साथ भी कर सकते हैं। तो कैसे हमें उसे मैनेज करना है ये हमें समझना होगा। सबसे पहले ये डिसाइड करें व्हाट टू स्टडी। आपको पढ़ना क्या है, आप पढ़ना क्या चाहते हो। या ऐसा होता है हमारे पास कुछ इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ टफ सब्जेक्ट्स होते हैं। जब हम टाइम टेबल बनाए तो किसको हम मॉर्निंग में रखें, मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में रखें, किसको हम आफ्टरनून के बाद यानी कि अपने सेकेंड हाफ के अंदर ऐड करें, ये चीजें हम लोग को थोड़ा सोचना होगा। सेकेंडली, जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन टॉपिक्स के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती। अब क्या होता है, हम जो इजी चीजें होती है उनको तो ऑलरेडी कर लेते हैं, पर जब एग्जाम आते हैं तो उन टफ चीजों को उठा करके बैठते हैं, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले चेक करो कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन से चैप्टर्स या किस टाइप के क्वेश्चंस, हमें चेक कर ले कि किन यूनिट्स को ज्यादा मार्क्स, ज्यादा वेटेज मिला हुआ है एग्जाम में, यानी कहाँ से ज्यादा मार्क्स का पेपर आने वाला है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत कम मार्क्स के होते हैं, बहुत कम वेटेज उनका होता है, पर हम उन्हें इजी समझ के और उनके ऊपर अपना सारा टाइम लगा देते हैं, और जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं उनको हम बाद में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि अगर हम टाइम टेबल बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम टाइम टेबल 3 महीने पहले, यानी हमारे पास अप्रॉक्स 90 डेज है इस प्रिपरेशन के लिए, और अगर हम ये टाइम टेबल 90 डेज पहले बना रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम किन चैप्टर्स को, किन यूनिट्स को पहले रखें, पहले कवर अप करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये चेक करो कि कहाँ से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं, किन यूनिट से ज्यादा मार्क्स का आना है, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो, हर एक चीज के लिए उन चैप्टर्स को मार्क करके उन्हें पहले कवर अप करना शुरू करें। पर अब बात आती है, पहले कवर अप करना तो शुरू कर देंगे, यानी कि कम से कम 50 to 70% सिलेबस ऐसा होगा जो आपका बहुत कम वेटेज वाला होगा, 30% ऐसा सिलेबस होगा, 30-40% जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा होगी, और पर हम उसे टफ समझकर टच नहीं करते। तो पहले वो कुछ चैप्टर्स जो थोड़े टफ हैं
पर ज्यादा वेटेज कवर करेंगे। उन्हें आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए अगर हम देखें तो बहुत टाइम है, इतनी भी जल्दी एग्जाम्स नहीं आने वाले हैं। हम अपना 1 मंथ या 2 मंथ हम दे सकते हैं ऐसे टॉपिक्स के लिए जिनको हमने अभी तक फोकस ही नहीं किया। तो सबसे पहले इन चीजों को देखना है। सेकेंडली, जब भी हम कुछ स्टार्ट करें, हम उसके साथ में शॉर्ट नोट्स बनाएं, या हम कह सकते हैं हम छोटे छोटे कलरफुल कार्ड्स बना करके उनके ऊपर जो डेफिनेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो लिख सकते हैं। या फिर हम कहें हाइलाइटर हम यूज कर सकते हैं, पेंसिल हम उसके साइड में उसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए अपने वर्ड्स में बुक पर ही यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं। सेकेंडली, हम अपने आप को टारगेट दें। जब भी हम टाइम टेबल बनाए, हमें नेक्स्ट डे इस सब्जेक्ट से ये चीज कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को टारगेट देना होगा कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। अब क्या होता है, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट बना लेते हैं, हम चाहे कितने भी हैबिचुअल हो, हमें बीच बीच में सोशल मीडिया यूज करने का शौक हो, जी फेसबुक, इंस्टा ये हमें यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, फ्रेंड से बात करनी है, गेम्स खेलने हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं, पर ह्यूमन साइकोलॉजी जब हम नहीं कर पाते तो हमारा टाइम टेबल फ्लॉप हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। करना ये है कि अपने आप को जो भी आप कर रहे हो उस चीज का अवार्ड देना सीखें। अगर आप अपना टारगेट जो प्रीफिक्स टाइम है आपका उसके अंदर आप अचीव कर लेते हो, तो आप अपने आप को थोड़े से टाइम के लिए, मैं 10 मिनट्स के लिए सोशल मीडिया यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने ये टारगेट अपना प्रीफिक्स टाइम पर अगर अचीव कर लिया तो मैं इतनी देर के लिए गेम खेल सकता हूँ। इस टाइप की चीजें हम कर सकते हैं, पर ये भी इतना ज्यादा ना हो, हम अपने फोन की टाइमिंग को फिक्स करें। इसके लिए हम कुछ एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एप्स हमारी, जो हम कहे ऐसी चीजें, जो पर्टिकुलर कुछ ऐसी एप्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ने से, पर हम अपने आप को रोक नहीं पाते, उनके लिए हम टाइम क्यों ना फिक्स कर दें। हमने कहा कि हम 10 मिनट्स गेम खेलेंगे या 30 मिनट्स गेम खेलेंगे, हम लगे हुए हैं 2-2, 3-3 घंटे तक और हमारा छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा फोन को। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक पर्टिकुलर कुछ एप्स ऐसी बनी हुई है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आप प्रीफिक्स टाइम के लिए ही उस ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे, और उसके बाद अपनी जो ऐप होगी आपकी वो अपने आप क्लोज हो जाएगी, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो पर डे के लिए आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं। अब साथ ही साथ जब हम ये सेट कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हमें डिसाइड करना होगा हमें पढ़ना कब है। देखो, अगर हम टाइम टेबल बना रहे हैं, टाइम टेबल में आप देखो कितनी देर, मैक्सिमम 8 आवर्स सोना इनफ होता है किसी भी पर्सन के लिए। अब वो है कि 8 आवर्स आप क्या करोगे, 24 आवर्स में से 8 आवर्स या तो आप एक साथ रेस्ट ले लो, या फिर अच्छा होगा कि आप 6 आवर्स एक साथ 2 आवर्स का बीच में ब्रेक ले लो। इससे क्या होगा, आप दिन में फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, उसी एनर्जी के साथ उठ करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। या 7 आवर्स नाइट में लेकर के 1 आवर डे में ले सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, पर अपने टाइम टेबल के अंदर कोशिश करें आप अर्ली मॉर्निंग उठने की, और 10 बजे तक हम सो जाए। अच्छा ये होता है कि हम 10 बजे तक सो जाए, 4-5 बजे तक सुबह मॉर्निंग में हम जग जाए। जगने के बाद अपना फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने के बाद हम कोशिश करें थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करने के बाद कि हम कोई लर्निंग सब्जेक्ट्स उठाएं। लर्निंग सब्जेक्ट्स क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश माइंड होता है, आप लर्निंग सब्जेक्ट्स कर सकते हो। उसके बाद 2 आवर्स आप लर्निंग करने के बाद, या हम कहें 1 आवर लर्निंग करें, थोड़ा 10 मिनट्स का रेस्ट ले लें, बीच में इधर उधर घूम लें, हल्की सी वॉक ले लें, स्ट्रेचिंग कर लें। उसके बाद 1 आवर फिर से स्टडी कर ले। उसके बाद हम कहेंगे कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले। एक्सरसाइज करने के बाद आप, या फ्रेश होने के बाद, नहाने धोने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं फिर से अपना 2 घंटे का टाइम टेबल, जिसके अंदर आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब मॉर्निंग में जब हम फुल एनर्जी के साथ उठते हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात होती है हम फ्रेश माइंड होते हैं। फ्रेश माइंड में हम अपने टफ टॉपिक्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम पूरे दिन पढ़ने के बाद थक चुके हैं तो ऑब्वियसली हम रात को उतना एनर्जी के साथ उन सब्जेक्ट्स को रीड नहीं कर सकते, हम उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसे सोते जगते ऐसे स्टडी कभी नहीं होती। अगर हम रात को ऐसे कोई लर्निंग सब्जेक्ट लेकर के बैठ जाए और थके हुए मन से हम उसको रीड आउट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो सोने के बराबर है। अगर आप थोड़ी देर बाद पूछो उस पर्सन से कि आपने क्या पढ़ा, उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या रीड किया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एकदम फ्रेश माइंड में हमें स्टडी करनी है और हमें टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि हम जितनी भी देर पढ़ें वो एकदम परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए हमारा, और हम बिल्कुल सीरियस स्टडी करें।
तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप अपना टाइमिंग 4 आवर्स का इजीली, 4 आवर्स तो बहुत इजीली हम बना सकते हैं अगर हम सुबह 4 o'clock जग रहे हैं। उसके बाद में आप देखो 2 घंटे का डे टाइम में रेस्ट लेकर 1-2 बजे के अप्रॉक्स में रेस्ट लेकर के क्या कर सकते हो, इवनिंग में भी फिर से 2-3 बार स्टडीज के लिए टाइम टेबल बना सकते हो। पर सबसे बड़ी बात देखो 2 आवर्स का हमें कोशिश करनी होगी, हमें 2 घंटे लगातार बैठकर स्टडी करने की, पर ऐसा हो नहीं पाता। ह्यूमन साइकोलॉजी सेज कि 40 मिनट्स के बाद ह्यूमन माइंड को रेस्ट की जरूरत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा मूवीज में जो इंटरवल का टाइम होता है वो अप्रॉक्स 40 मिनट्स के बाद होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उससे ज्यादा देर तक एक चीज के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए कि 30-40 मिनट्स के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें। 40 मिनट्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, ठीक है, माइंड को फ्रेश कर लिया, उसके बाद में थोड़ा बहुत घूम फिर के फिर दोबारा 10 मिनट्स के बाद आ गए और फिर से स्टडीज करना शुरू कर दिया। पर ये जो टाइम होता है, ये जो ब्रेक होता है वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक जितना ज्यादा होगा आपको दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो कोशिश करें ये ब्रेक जो होता है बीच बीच में आप जो लें वो बहुत ज्यादा ना हो, और कोशिश करें कि जो 2 घंटे की टाइमिंग हो उसमें 10 मिनट से ज्यादा का ब्रेक आप बिल्कुल भी ना लें। इसके साथ ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आज के टाइम में है वो है फोन्स। ऑब्वियसली आजकल तो जो फोन्स है उनके लिए परमिशन घर से भी मिल चुकी है। अब सबके सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलमोस्ट अपने पर्सनल मोबाइल फोन्स हैं। बट दोस्तों ये जो फोन है ये आपकी डिस्ट्रैक्शन का भी कारण है। ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बहुत कम कर देते हैं, क्रिएटिविटी को कम कर देते हैं। इससे आपकी लर्निंग जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। तो आप क्या करें कि या तो फोन में कोई भी एप्स लगाकर उसको साइड में रख दे कि जिससे आपका फोन आप उस लिमिटेड टाइम से ज्यादा यूज ना कर पाए। तो हमने बात कर ली व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, यानी कि जो इजी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको नाइट में रीड करें, यानी कि सेकेंड हाफ में हम कहीं रीड करें, और फर्स्ट हाफ में जब भी आप ले तो अपने थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स लें, ऐसे टॉपिक्स लें जिनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा टाइम अभी तक नहीं दिया है और जिनको टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम टाइम में आप उन्हें उठाएंगे तो आप सिर्फ रिविजन कर सके इतना ही टाइम आपके पास होता है। जब भी आप कुछ नया उठाकर एग्जाम टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आप पुराने को टाइम नहीं दे पाते और आपके जो मार्क्स जितने आने होते हैं वो नहीं आ पाते, तो आपकी परसेंटेज डाउन होने का कारण भी ये बन सकता है। तो इसीलिए ऐसे टॉपिक्स जो अभी तक आपने टच नहीं किए हैं या जिनको टाइम देना जरूरी है उन्हें अभी टाइम दें। साथ ही साथ कोशिश करें कि मेडिटेशन को भी इसके अंदर ऐड करें। बीच बीच में जब आप बहुत टायर्ड फील करते हैं तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। तो अपने इस 3 मंथ के शेड्यूल में इस मेडिटेशन को भी इंक्लूड करें कि जब आप मॉर्निंग उठते हैं सबसे पहले मेडिटेशन करें, नाइट सोने से पहले मेडिटेशन करें, और दिन में जब भी आपको बीच बीच में टाइम मिले आप 1 और 2 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। इससे जो एफिशिएंसी होती है सोल की वो इंक्रीज होती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। और रिलैक्स मेडिटेशन से जो हमारा माइंड और बॉडी होते हैं वो दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं। तो कभी भी एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन को अननेसेसरी या वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं समझना चाहिए। हम कुछ चीजों को सोचते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम है, पर ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं वेयर टू स्टडी। देखो आप अपने घर का वो कॉर्नर चूज करें पढ़ने के लिए जहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता हो। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं जहाँ टीवी चलता है ना उसी के सामने वाले बेड पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। यार ये पढ़ने का सही स्टाइल नहीं है। आप पहले वो जगह देखो ना, टीवी के सामने टीवी देखने के लिए तो फैमिली मेंबर्स बैठेंगे ही। अब स्कूल जाना नहीं होता तो आप क्या सोचते हो वही सबसे बेस्ट जगह है। नहीं, आपको जैसे भी अच्छा लगे, अगर आपको फ्रेश एयर में जाकर के पढ़ना अच्छा लगता है तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जाकर के आप छत पर बैठ के पढ़ सकते हो, या फिर अपने घर का ही कोई एक ऐसा कॉर्नर यूज करो जहां लाइट अच्छी आती हो। ठीक है, जहां लाइट अच्छी आने से आपका जो माइंड है वो थोड़ा भारीपन आपको महसूस नहीं होगा। सेकेंडली जहां शांति होती हो और जहां एक्चुअली आप अपनी बुक्स वगैरह सेफली रखो तो आपको वहां से मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है हम ऐसी जगह बैठ करके पढ़ना शुरू कर दें जहां पर आपने बुक्स रखी है, पेरेंट्स ने उठाकर कहीं और रख दी, आपके भाई बहनों ने कहीं और रख दी, आप फिर उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, एक्चुअल में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अपने टाइम को फिक्स करें। नहीं हो सकता लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। लाइब्रेरी में एक, अगर आपको लगता है लाइब्रेरी आपको सही एनवायरनमेंट देती है तो वहां जाकर के आप स्टडी कर सकते हो। बाकी घर में एक ऐसा कॉर्नर सेलेक्ट करके स्टडी करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बीच बीच में रिफ्रेश करने के लिए
घर में घूम करके किसी से भी बातें कर ली, कुछ खा पी लिया और फिर दोबारा स्टडीज करने लग गए, तो उसमें वेस्टेज बहुत कम होती है टाइम की। तो ऐसा करें, कुछ छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड करें। जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप कुछ खाने पीने के लिए ऐसा कुछ अपने पास में रख सकते हैं जो ड्राई हो, जिसको जब आप थोड़ा सा बोर फील करें तो आप उसको खा करके थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, फिर दोबारा स्टडीज कर लें। तो कोशिश करो जो चीज आपने आज की डेट में रीड की, अगर आपको अपने फ्रेंड से डेली बात करने की आदत है कि आप थोड़ी देर बात करना पसंद करते हो या रिफ्रेश फील करते हो, तो जो आज आपने रीड किया, जो आज आपने समझा, उस लर्न की हुई चीज को आप अपने फ्रेंड को भी समझा दो। उससे क्या होगा कि आपकी वही चीज जो आपने लर्न किया आज वो आपकी रिवीजन हो जाएगी। रिवीजन होने के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छे से वो याद है या उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। एक और बड़ी चीज कि जब आप कोई भी चीज लर्न करते हो, देखो जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो रही है, पर हमारा कॉन्शियस माइंड उस पर वर्क नहीं कर पाता। हम थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो ना भूलें, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए हर लर्न की हुई चीज को अपने आप को बिना बुक्स के, बिना नोटबुक्स के हम अपने आप को एक्सप्लेन करें। एक पेपर पेन लेकर के बैठ जाए, जो भी चीज हमने लर्न किया उस चीज को हम सॉल्व कर, जो भी चीज हमने लर्न की है उस चीज को हम क्या करें, दोबारा से लिख करके अपने आप को एक्सप्लेन करें। इससे क्या होता है, वो हम कभी भूलते नहीं है। जो चीज हमने लर्न करके अपने आप को एक्सप्लेन कर ली, माना वो हमें कभी नहीं भूलेगी, और जब हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे हमें बहुत जल्दी वो रिवाइज हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आज जो चीज आप लर्न करें वो 24 आवर्स के अंदर ही आपको रिवाइज करनी है। 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करने के बाद फिर 48 आवर्स के अंदर भी आप उसको दोबारा रिवाइज कर लें। वीक में, वीकेंड पर कोशिश करें कि जो इस वीक का आपका जो टारगेट था, जो आपने आज कंप्लीट किया है, उसको एक बार खोल करके रिवाइज कर ले, देख लें। उससे क्या होता है, रिवीजन से हम सोचते हैं कि हम लर्निंग को टाइम देते हैं, पर लर्निंग को टाइम देते देते हम रिवीजन को भूल जाते हैं और जो हमारी पुरानी लर्न की हुई चीजें होती है उन्हें भी हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, लर्निंग के साथ साथ जितना लर्निंग इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा उन हर एक चीजों की रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट्स की। इवनिंग में और मॉर्निंग में आप दोनों ही टाइम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट्स को टाइम दे सकते हो। जैसे कि हमने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बनाए, उसी तरह से हम प्रैक्टिस सेट्स के लिए किस टाइम पे हमें किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है उसके लिए भी हम टाइमिंग दे सकते हैं। और कोशिश ये जरूर करनी है, अपने आप को बार बार ये जरूर चेक करके देखना है कि जो टारगेट हमने सेट किया अपने लिए, क्या वो हमने अचीव किया या नहीं। सो दोस्तों, आई विश की जो टिप्स हमने आज शेयर की आपके काम आएंगी एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने में। मैंने परफेक्ट टाइम टेबल आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हर एक टाइम टेबल हर किसी के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बन सकता। आप सभी इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक बेस्ट टाइम टेबल क्रिएट कीजिएगा और हो सके तो हमारे साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।